नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अजब गजब की राजनीति चल रही है। लगभग लगभग एक महीना हो गया है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो भी घटनाक्रम हुआ, उसकी आंच राजनीतिक तौर पर इतनी जोर से पड़ेगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने नहीं सोचा होगा, जिनके प्रशासन ने न सिर्फ शंकराचार्य की फजीहत की बेइज्जती की, अपमानित किया, उनके बटुकों को थाने ले जाकर मारा पीटा, चोटी खींच खींच कर जिस तरह की विभत्स तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो अपने आप में गवाही दे रही थी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के शासन में एक संत के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के हो रखे हैं। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ भी बहुत ही सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम किया जा रहा है, कालनेमी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य भगवान है, पूजनीय है, जबकि योगी जी कालनेमी बता रहे थे। केशव जी कह रहे थे कि पूजनीय है तो जाएं स्नान करें, उनका सम्मान है। लेकिन ब्रजेश पाठक उस वक्त कुछ नहीं बोले और हर कोई चाह रहा था कि ब्रजेश पाठक बोले। लेकिन अब जब माघ मेला खत्म हो गया है तो फिर ब्रजेश पाठक एक मंच पर बैठकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ, चोटी खींचने वाला, थाने में मार पिटाई करने वाला, वो सही नहीं था। उन्होंने इसे महा अपराध बताया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी चोटियां खींची हैं उन बटुकों की, वो महापाप है, उनको महापाप लगेगा और सब कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में असल में लिखा क्या जा रहा है और क्या लिखने की कोशिश हो रही है। यही ब्रजेश पाठक बड़े ही खामोशी से बैठे थे तब जब ब्राह्मणों की बैठक हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर, और उस पर पंकज चौधरी ने ऐतराज जताया। सामने आकर उन्होंने अनुशासनहीनता का ज्ञान दे दिया और कहा कि ऐसी बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि लोध समाज ने हाल ही में एक बैठक की, इस पर किसी ने ऐतराज नहीं जताया। और जब ब्राह्मणों की बैठक हुई, उससे पहले भी एक बैठक हुई, वो ठाकुर समुदाय, क्षत्रिय समुदाय को लेकर थी, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों की बैठक पर जब विरोध हो रहा था तो कुछ नहीं बोल रहे थे। और इस बात से नाराजगी बहुत सारे लोगों को थी कि आखिरकार ब्रजेश पाठक शांत क्यों बैठे हैं। खैर, शांत बैठे थे तो माघ मेले में जो कुछ प्रकरण हुआ उस पर भी शांत बैठे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ब्रजेश पाठक बोलने लग गए। ब्रजेश पाठक को यह बात बुरी लग गई कि थाने के अंदर जो बटुक थे, जो छोटे शिष्य थे शंकराचार्य के, उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर खींचा जा रहा था। अचानक से क्या हो गया? क्या राजनीतिक तौर पर कोई और है ब्रजेश पाठक के पीछे जो ये बातें कहलवा रहा है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब विरोध करते हैं या योगी आदित्यनाथ की जो लाइन है उस पर नहीं चलते हैं, उससे इतर कुछ बात कह देते हैं तो समझ में आता है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए जिस पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि हमको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाया गया। दिल्ली बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को और वहां से रेबन का चश्मा पहनकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लैंड हुए और यहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य के हाल तब और बेहाल हो गए जब वो अपना ही चुनाव हार गए सिराथू से। उसके बाद तो दिल्ली की कृपा दृष्टि है कि वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक तो पहली बार डिप्टी सीएम है और वो किसकी कृपा दृष्टि से हैं आप समझ रहे हैं, और क्यों कृपा दृष्टि उन पर है ये भी आप समझ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी की अगर जगह उनको दी गई है तो किस वजह से दी गई है, कौन से समीकरण को साधने के लिए दी गई है, इस पर कई बार बातें हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्रजेश पाठक अचानक से क्यों फ्रंट लाइन पर खेलने के लिए आ गए हैं? उनको क्यों बुरा लग रहा है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ गलत हुआ थाने में? प्रशासन को वैसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस को वैसा नहीं करना चाहिए था। और ब्रजेश पाठक जी अब क्यों बोल रहे हैं?
बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि ब्रजेश पाठक के इस वक्त बोलने का क्या मतलब बनता है। अब क्या वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव आने वाला है और कुछ लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। एक और कहानी उत्तर प्रदेश के और देश की व्यवस्था में चल रही है। वो क्या चल रही है वो भी बताता हूं। हाल ही में मोहन भागवत जी गोरखपुर आए हुए थे। गोरखपुर में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भूल गए उन्हें बताना है कि वो हिंदू हैं। यानी कि ठेकेदारी का काम एक बार फिर से भागवत जी ने अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये बताना पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं, शायद वो पाश्चात्य सभ्यता जो उन पर हावी है उसकी वजह से वो धृतराष्ट्र बन गए हैं। तो उनकी आंखें खोलनी है, उनको जगाना है, उनको याद दिलाना है। ठीक है, अच्छी बात है। भागवत जी पहली बार तो ऐसी बात कर नहीं रहे हैं। हर कोई हिंदू है, जो मुसलमान है वो उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू थे। इस तरह की बातें वो कहते रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य वाली बात तब हमको लगती है जब 2021 में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बैठाकर मोहन भागवत जी सवाल जवाब कर रहे थे और एक इन्फ्लुएंसर खड़ा होकर यह पूछ देता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और संघ के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता नेता मार दिए गए। क्या आपके पास उनकी लिस्ट है? क्या आप उनको आर्थिक तौर पर सहायता करने के लिए आगे आए? क्या आपने किया? अब जब यह सवाल पूछा जाता है भागवत जी से तो भागवत जी की हवाइयां उड़ जाती हैं। और अजीत भारती जो कि पत्रकार खुद को बताते हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उनका जब ये सवाल भागवत जी के कान में पहुंचा होगा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा होगा और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आरएसएस ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है हिंदुओं की। अब जब ठेकेदारी नहीं ले रखी है हिंदुओं की तो फिर जो भूल गए हैं उन्हें बताना है कि वे हिंदू हैं। ये ठेकेदारी भागवत जी दोबारा क्यों ले रहे हैं? 21 में नहीं ले रहे थे, 5 साल बाद फिर से क्यों लेना शुरू हो गए? क्या भागवत जी भूल गए हैं कुछ? और अगर भागवत जी नहीं भूले हैं तो किसे क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर में खड़े होकर कि हिंदू मुसलमान करो, ये मत कहो कि दिल्ली की आबो हवा खराब है, तुम भी जाग जाओ, ये कहने की कोशिश क्या भागवत जी कर रहे थे? क्या वो लखनऊ से संचालित सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी सब कुछ दरकिनार, अपने एजेंडे पर कायम रहो, क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है और असम में चुनाव होना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा, वो सबसे आगे है। तो क्या योगी जी के लिए ये संदेश था? तो इस घटना से दो चीजें पता चली कि आरएसएस और मोहन भागवत आखिरकार हैं क्या, असलियत उनकी क्या है और वो दिखाते क्या है, दूसरों को बताते क्या है। वो कहने को ये कहते हैं कि जो भूल गए हैं उनको बताना है, जन जागृति की वो बात करते हैं, लेकिन असल में उनके मन में क्या है? हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? योगी जी तो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा है। यहां पर भागवत जी कह रहे हैं कि हम ठेकेदार थोड़ी ना हैं। तो भागवत जी तो इस देश के हिंदुओं को भी बचाने के लिए या फिर बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर कोई नहीं बोल रहा है। तो कैसे बोलेगा जब उनका जो पेटेंट, जो आधार है आरएसएस संगठन, वहीं जब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? अपने आप में ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वैचारिक तौर पर समाज को संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है और क्या संदेश निकलकर सामने आ गया है, और इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है? असम में एक प्रकरण होता है, जो मुख्यमंत्री हैं वो जोश जोश में ये बयान देते हैं कि भाई देखिए, जितने भी मुसलमान हैं उनको प्रदेश से बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आगामी 10 साल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं से, इसलिए मुसलमानों को यहां से निकालो। और इसके लिए क्या करना है? उनको प्रताड़ित करना है छोटी छोटी चीजों में। मियाँ जी अगर 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दो। फिर भारतीय जनता पार्टी असम के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया जाता है जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा बंदूक लेकर निशाना साध रहे हैं। कहां निशाना साध रहे हैं? उन्हीं मियाओं पर, उन्हीं मुसलमानों पर
जिनकी वो पहले बातें कर रहे थे कि इनको राज्य से खदेड़ना है, बाहर निकालना है, 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। उसके बाद हालांकि कानूनी दांवपेच भी अब खेले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखिए। खबर यह भी आ रही है कि कर्नाटक में बेंगलुरु में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन वहां पर भी एक मिस्टेक हुई और जो संदेश जा रहा था उसको माइल्ड करने की कोशिश यहां पर भागवत जी गोरखपुर से कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ हो रहा है देश के अंदर, और जिस तरह से लगातार धमकियां सामने आ रही हैं, यह भी एक चिंता का विषय है दोस्तों। आपको, हमको, सबको सोचना होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, पंजाब में तो यह हाल हो गया कि कहा गया कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको कुछ खिला दिया गया है, जहर वहर दे दिया गया है, जिसके बाद उनको सांस नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही थी, तो उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर धमकी ये मिली कि उस अस्पताल को भी हम उड़ा देंगे। ऐसे ही स्कूलों को, जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, उनको उड़ा देने की धमकी बम से दी जा रही है। तो ये भी अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो झूठी खबरें आ रही हैं, यानी कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये क्या माहौल खराब करने के लिए या फिर किसी बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही हैं? कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपने आप में ये सवाल सरकार को तलाशने होंगे इसके जवाब। लेकिन जो भागवत जी कह रहे हैं या फिर जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, जिनसे बात शुरू हुई थी कि बहुत बड़ी गलती है, महापाप है, और ये कहीं नोट हो रहा है, यानी कि कहीं लिखा जा रहा है सब कुछ। चित्रगुप्त जी आखिरकार कहां पर हैं जो इन सारी बातों को नोट कर रहे हैं, और इसका हिसाब किताब कौन करेगा? क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए कोई संदेश है? क्या ब्राह्मण समाज के झंडा बरदार अब ब्रजेश पाठक बन जाना चाह रहे हैं? क्योंकि यूजीसी का जिस तरह से प्रकरण हुआ, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर टारगेट पर है ही, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा, तमाम लोग निकलकर सामने आए सड़कों पर और जूते चलाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर। मैं उन तस्वीरों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। ऐसी चीजों का, हिंसा कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, मेरा यह मानना है। लेकिन अपनी आवाज उठाने का हक हर किसी को है। उन पत्रकार साहब को भी, जिन्होंने खूब सारी किताबें लिखी हैं, यूट्यूबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी क्या सारी बातें वो करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने भागवत जी पर सवाल खड़े किए हैं, यूजीसी को लेकर अपना पक्ष रखा है, तब से वो टारगेट पर आ गए हैं। उनके पक्ष में भी मैं हूं, उनको भी अपनी बात कहने का पूरा हक है, और लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है तो एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने का हक जो है किसी को नहीं दिया गया है, और उसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए अगर कोई ऐसा कर रहा है कि बात मां तक पहुंची जा रही। खैर, वो एक अलग की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया है, जिस तरह से हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगड़ रहे हैं, उस बीच ब्रजेश पाठक का यह बयान बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि अब तो दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में इतने तेज हो गए हैं चुनाव आने से पहले कि बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? दर्शकों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।